नमः संस्कृताय। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में उपसर्ग में हम लोगों ने जाना था कि उपसर्ग क्या होते हैं और कितने होते हैं आदि कुछ प्रश्न या फिर इसका जो एक्सप्लेन होता है, व्याख्या होती है, वो हम लोगों ने कर ली थी। आगे हम उसी से जुड़े क्वेश्चन और देखते हैं और करते हैं कि शुरू से जो उपसर्ग, मैंने कुछ उपसर्ग बता दिए थे, लेकिन आज हम फिर उसको मतलब पुनः एक बार शुरू से सभी उपसर्ग का यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो देखते हैं कि उपसर्ग सबसे पहले क्या होता था। जो उपसर्ग होता था, एक बार संक्षेप में बता रहे हैं। जो उपसर्ग है, ये इसमें क्या होता था कि उपसर्ग होता था। उपसर्ग में भी उपसर्ग है और सृज धातु है, स्रा या सृज धातु है और घय प्रत्यय है। ठीक है, तो इन तीन शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। उप, सृज, घय। यहाँ पे उप का मतलब समीप होता है, स्र का मतलब सृजन करना, अर्थात पास आके किसी नए शब्द का सृजन करना या निर्माण करना। तो उपसर्ग क्या करता है, कोई किसी भी शब्द के पास मिलकर उसका नया शब्द बनाता है और उसका अर्थ भी बदल देता है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द से कहाँ लगाया जाता है, उपसर्ग शब्द से आगे, पूर्व, प्रारंभ आदि में ऐसा शब्द बताया था मैंने, ऐसे लगाया जाता है। और जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत में कितने होते हैं, उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको प्रादि या गतिक भी कहा जाता था। ये किसने कहा था प्रादि या गतिक? प्रादि या गतिक पाणिनि ने कहा था। जबकि इसकी एक परिभाषा थी उपसृज्यन्ते, उपसृज्यन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते। उपसृज्यन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते, अर्थात धातु के पास आके एक नया शब्द बनाना, ऐसा उपसर्ग करते हैं या फिर इनको उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, इस तरह से काफी जो उपसर्ग होते हैं, इनसे जो इनके बाद शब्द होते हैं वो शुद्ध संस्कृत परिनिष्ठित हो जाते हैं और चमत्कृत भी हो जाते हैं। अर्थात इनसे जो संस्कृत भाषा है या फिर भाषा बहुत अच्छी लगने लगती है। इस तरह से ये उपसर्ग अपना कार्य कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उपसर्ग जो होते हैं कभी कभार छुपे हुए दिखाई देते हैं या कभी साक्षात शब्द में स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। तो पहला उपसर्ग था प्रा। एक बार पुनः रिवीजन करते हुए साधारण भाषा में सरलता से जल्दी से कर लेते हैं। प्रा का अर्थ था अधिक। जैसे प्रा का अर्थ क्या था, अधिक। यहाँ अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि आपको बताया जाए कि अगर उपसर्ग का कोई अर्थ होता है तो आप बताएंगे कि हाँ, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है, जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय एकदम निरर्थक होते हैं। तो प्रा का मतलब अधिक या और कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रचार आदि शब्द बताए थे हमने, प्रचार, प्रसार या फिर प्रदेश, इस तरह से शब्द आ गए थे। और अगला उपसर्ग था प्रा के बाद परा। प्रा के बाद क्या उपसर्ग था, परा। परा का अर्थ था विपरीत। परा का अर्थ क्या बताया था मैंने, परा का अर्थ बताया था विपरीत। जैसे पराधीन, 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 पराक्रम, पराक्रम और पराजय। अगला उपसर्ग क्या है, अप। और अप का मतलब होता है विरोध। अप का मतलब होता है विरोध। यहाँ पे अप का मतलब क्या होता है, विरोध। जैसे अपमान, क्या शब्द हो सकते, अपमान या फिर अपशब्द, अपशब्द या फिर अप अप या फिर हो सकते हैं अपयश। क्या हो सकता है, अपयश। इस तरह से शब्द आपको साक्षात दिखाई देते। यहाँ पे अप क्या है, उपसर्ग। मान क्या है, मूल शब्द। अपमान में पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो मान मूल शब्द हो जाएगा और अप इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह सभी शब्दों में है। आगे देखेंगे सम उपसर्ग। अगला उपसर्ग सम उपसर्ग। ये मैंने कल बता दिए थे, लेकिन एक बार रिवीजन कराते हैं। सम का मतलब अच्छा, सम का मतलब अच्छा। जैसे कि संकल्प, जैसे
संकल्प या फिर सम्मान या फिर सम्मान या संशय, संशय या संशय, इस तरह से शब्द आ सकते हैं। ठीक है, तो सम का संकल्प, यहाँ संकल्प में सम जो माँ है ये अपना अनुस्वार के रूप में बदल गया, तो इसी तरह शब्दों को देखना होता है। अनु, अगला उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब पीछे, जैसे अनुसरण, अनुसरण, अनुगमन, अनुगमन या फिर अनुभव, इस तरह से शब्द होते हैं। कई शब्द हो सकते और भी शब्द हो सकते, लेकिन यहाँ आपको एक उदाहरण के तरीके से ऐसा शब्द बताया जा रहा है कि ऐसे ही शब्द होते हैं जिसमें कोई मूल शब्द हो जिसका अर्थ होता है और मूल शब्द से मिलके उपसर्ग एक अर्थ इसका अलग कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। इसलिए ये क्या कहे जाते हैं कि उपसर्ग से मिलके कोई नए शब्द का निर्माण होता है। अगला उपसर्ग देखेंगे अब। अगला उपसर्ग अब। अब का मतलब नीचे, जैसे जैसे कल बताया था मैंने अवतार, अवतार, अब अवतार और अवरोह, अवरोही, अवरोही और अवगुण, अवगुण या फिर अवनति, कई हो सकते हैं। इस तरह से आपको साधारण और सरल भाषा में उपसर्ग या तो शब्द देख के उपसर्ग पूछा जाएगा या पूछा जाएगा इनमें से कौन सा उपसर्ग है। ज्यादातर टेट या सुपर टेट में यही प्रश्न आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डीपली पूछेंगे तो इसका कभी कभार अर्थ पूछ सकते, वैसे ज्यादातर इसका अर्थ नहीं पूछा जाता है। अगला देखेंगे निस। निस, निस का अर्थ होता है यहाँ पे बिना। निस का अर्थ बिना या और भी हो सकते, ऐसा नहीं केवल बिना होता है। जैसे निसंतान, निसंतान, निसंतान या फिर निश्चय, निश्चय या फिर क्या हो सकता है निस्सार, क्या हो सकता है निस्सार, इस तरह से शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला उपसर्ग देखेंगे हम लोग निर। अगला उपसर्ग क्या देखेंगे निर। निर का मतलब होता है, इसका मतलब भी बिना हो सकता है। क्या हो सकता है बिना, जैसे निर्जन, तब क्या हो सकते हैं निर्जन या फिर निर्जल या निर्बल, इस तरह से। ठीक है, या फिर निर्दयी, निर्दयी, इस तरह से शब्द होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे रा हलंत वाला है, इसलिए रा आपका किसी न किसी वर्ड पे उड़ाया जाएगा, और अगर बनाया भी जाएगा तो उस पे हलंत लगाया जाएगा, क्योंकि रा हलंत वाला है। अगला देखेंगे दुस। दुस, दुस का मतलब होता है बुरा। इसका मतलब क्या होता है बुरा, जैसे कि दुष्कर्म, बुरे कर्म, दुस्साहस, बुरा साहस, या फिर दुष्कर, दुष्कर। ठीक, बुरा, यहाँ दुष्कर्म बुरा कार्य है, यहाँ दुष्कर, ये दुष्कर्म मीन्स भी बुरा कार्य या बुरा शब्द से अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखेंगे दुर। हो गया, दुर नहीं हुआ, दुर। दुर का मतलब भी बुरा होता है, बुरा, जैसे दुर्गम। ठीक है, दुर्गम, दुर्जन, दुर्जन या फिर दुस्साहस, सॉरी दुस्साहस तो ऊपर आ जाएगा, जैसे दुरात्मा। दुर में क्या होगा दुरात्मा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रा कैसे पूरा हो गया, तो ऐसा था यहाँ पे जैसे दुर प्लस आत्मा। तो आपको पता होता है कि हलंत वाले के बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो वो स्वर उसको पूरा कर देता, इसलिए रा पे
आ की मात्रा लग गई, इस तरह से हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या देखेंगे, दूर हो गया। आगे देखेंगे बी। बी का मतलब विशेषता, बी का मतलब विशेषता, जैसे विदेश या फिर विज्ञान, विज्ञान या फिर विषाद, विषाद आदि ऐसे हो सकते हैं। तो आपने इधर देखा कि इतने मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं या फिर इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग चीजें याद हो जाती हैं। तो जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहा है सभी में कौन सा कैसे कैसे उपसर्ग है। यहाँ हमने कितने उपसर्ग पढ़ लिए, यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उपसर्ग पढ़ लिए। तो हमारे 22 उपसर्ग हैं, तो अगले 11 हम एक स्लाइड पर और लिख देंगे, तो आधे उपसर्ग आपके हो गए 11 बी तक। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर बी, ऐसा पूछा जा सकता है। 3 उपसर्ग यहाँ से कोई दिए हो और 1 उपसर्ग हिंदी या हिंदी फारसी या फिर अंग्रेजी का होता है, और आपसे पूछा जाता कि कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। 11 यहाँ जो लिखे हैं ये सभी संस्कृत के हैं, और अब से मैं आगे लिखने जा रही हूँ वो भी संस्कृत के होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए 20 सेकंड। अगला हम लोग देखेंगे कि अगला उपसर्ग क्या हो सकता है। अगला उपसर्ग आपका आंग हो सकता है। क्या हो सकता है, आंग। और इसका संस्कृत में तो आंग होता है, लेकिन इसका से सिर्फ आ रहता है। क्या रहता है, आ रहता है। जैसे आगमन, आगमन या फिर आजन्म, आ जन्म, या फिर क्या हो सकता है, आचार, आचार आदि बहुत सारे आ के शब्द होते हैं। लेकिन हम लोग अगर ऐसा पूछा जाए इसमें कि आगमन, आजन्म या आचार या फिर आचरण आदि जो शब्द होते हैं, इनमें पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है और संस्कृत में आंग और आ दोनों लिखा हो, तो आप सबसे पहले अंग बताएंगे। अगर अंग ऑप्शन में नहीं है, अंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपका आ सही होगा। शेष आ रहता है, यहाँ देख रहे हलंत लगा और संस्कृत में हलंत वाली चीजें का लोप हो जाता है, इसलिए लोपा हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नी। आगे अगला उपसर्ग क्या है, नी, और इसका मतलब होता है निषेध। इसका क्या मतलब होता है, निषेध। और अंग का मतलब होता है, मतलब कि क्या मतलब हो सकता है, जैसे कि आगमन, आजमन, आजन्म, कम से भी हो सकता है, आचार या फिर अधिक, ऐसा कुछ लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे नी का निषेध अर्थ है, यहाँ क्या हो जाएगा, नी, यहाँ हो जाएगा निरोग। यहाँ पे निबंध, निबंध हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, नियुक्त, या फिर हो सकता है निवारण। क्या हो सकता है, निवारण। तो इस तरह से कोई भी शब्द होंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखा हो, न्यून लिखा हो। क्या लिखा हो, न्यून लिखा हो, और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ऐसे शब्दों में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इसकी पहले संधि करनी होती है। अगर इसकी संधि करें तो इस शब्द की संधि होती है नी प्लस ऊन। क्या होती है, नी प्लस ऊन। तो आप देख पा रहे हैं कि नी शब्द यहाँ साक्षात दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा पूछा जाए कि न्यून में कौन सा उपसर्ग है, तब आप नी बताएंगे, ना कि न्या बताएंगे। इस तरह के शब्द को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ संधि हो रही है, संधि वाले उपसर्ग ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे अधि। अधि उपसर्ग क्या है, अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, श्रेष्ठ या ऊपर,
जैसे कि अधिकार, क्या हो सकता है? अधिकार, अधिगम, अधिगम, या फिर अधि अधि अधिकृत, अधिकृत। ठीक है, आगे देखो, अगला मैं जैसा ये लिखा था वैसा शब्द लिखती हूँ। जैसे कि मैं लिख दूं अध्यात्म, क्या लिख दूं? अध्यात्म। और आपसे पूछा जाता कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी संधि विच्छेद करेंगे, अध्य नहीं लिखेंगे। इसकी संधि विच्छेद होती है अधि प्लस आत्म। क्या होती है? अधि प्लस आत्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि आत्म हमारा मूल शब्द है और अधि अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे लिखा हो अत्यल्प, इसके बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। अत्यल्प, तो इसका भी वही होगा कि अति प्लस अल्प, इसकी संधि हो जाएगी। क्या संधि हो जाएगी? अति प्लस अल्प, इसकी संधि हो जाएगी। और इसमें ये अति उपसर्ग का एग्जाम्पल है, या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये अति एग्जाम्पल का, अति उपसर्ग का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखेंगे, जब अति बताएंगे तब बताएंगे। अपि, अगला उपसर्ग है अपि। क्या उपसर्ग है? अपि। अपि, अपि का संस्कृत में अपि का मतलब होता है, अपि का मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये निकट या किसी और शब्द से भी लगा सकते हैं। जैसे कि अपीर्ण शब्द होते हैं, अपीर्ण, इसके ज्यादा नहीं शब्द होते, इसलिए एक दो शब्द होते हैं, उन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाता है। अपीर्ण, जैसे अपिधान, अपिधान, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। या चाहे तो आप सभी में विसर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत है और संस्कृत में आपको विसर्ग लगा दिखाई देता है। इस तरह से आप अगर शब्द में विसर्ग लगा है तो लगा देंगे, क्योंकि विसर्ग से आपको कोई मतलब नहीं। विसर्ग लगा है तो लगा देंगे, और नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ हम लोग उपसर्ग से देखेंगे कि उपसर्ग से हमारा मतलब है कि उपसर्ग कौन सा हो सकता है। तो आगे देखेंगे अपि उपसर्ग हो गया, अब देखेंगे अति उपसर्ग। क्या देखेंगे? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग, अति का मतलब होता है अधिक। अति का मतलब क्या होता है? अधिक, अधिक। जैसे अतिशय, अतिशय, किसी की अधिकता। ठीक है, और अगला शब्द है अत्याचार, अत्याचार। अब यहाँ देखो, अति शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संधि करने के बाद अति प्लस आचार हो जाएगा, इसलिए हो गया। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था अत्यल्प, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संधि करने के बाद दिखाई देगा, तो यहाँ पे कुछ संधियां भी करनी पड़ती हैं। या फिर अति, या फिर क्या हो सकता है? अत्यंत, अत्यंत, ऐसे शब्द होते हैं। यही शब्द आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं? जैसे इसमें आ गया था और इसमें आया था आपका, और इसमें भी एक संधि का शब्द आया था। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि ऐसे शब्दों को अपना थोड़ा सा ज्यादा देख लेंगे। अगला देखेंगे सु उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? सु। तो यहाँ सु का मतलब सुंदर होता है। सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। सु का मतलब सुंदर। जैसे सुपुत्र, सुपुत्र, या फिर सुक्ति, सुक्ति, या फिर सुदेश, सुदेश, या फिर स्वागत। यहाँ देखो संधि हो गई, संधि हो गई। सु प्लस आगत, स्वल्प, स्वल्प, सु प्लस अल्प। ऐसे शब्दों में आपको ध्यान देना है, ऐसे ही शब्दों में ज्यादातर पूछा जाता है। तो सु का सुंदर शब्द अर्थ होता है सुपुत्र, सुक्ति, सुदेश, स्वागत, स्वल्प आदि शब्द इनसे ऐसे बन सकते हैं। अगला देखेंगे पुत्र। उपसर्ग है पुत्र। पुत्र का मतलब होता है, पुत्र का मतलब होता ऊपर। पुत्र का क्या मतलब होता? ऊपर। जैसे उत्तर। ठीक है, उत्तर, उत्तर दिशा। उत्तर क्या है? एक दिशा। और कहाँ पे है उत्तर दिशा? हम लोग जब मैप बनाते हैं तो मैप में उत्तर ऊपर लिखते हैं, दक्षिण नीचे लिखते हैं, पूर्व इधर लिखते हैं और पश्चिम इधर लिखते हैं, इसी तरह उत्तर। ठीक है, या फिर उत्तम, सब क्या हो सकता है? उत्तम,
या हो सकता है उन्नति। उन्नति, यहाँ देखो यहाँ भी संधि हुई है, उत प्लस नति, जबकि उन दिखाई दे रहा है लेकिन है क्या उत। ऐसे ही होता है, जैसे लिखा हो उज्ज्वल, उज्ज्वल तो यहाँ पे उज दिखाई दे रहा है लेकिन उपसर्ग कौन सा है उत। तो इन्हीं शब्दों में आपको देखना होगा और ऐसे ही टेट या सुपर टेट में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को आप ध्यान देना। ठीक है, जैसे लिखा हो उद्धार, क्या लिखा हो उद्धार। अब यहाँ देखो उद दिखाई दे रहा है लेकिन आपका उपसर्ग क्या है उत है। ठीक है, तो उत्तर उत्तम इन दोनों में तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ आपको इनको संधि विच्छेद करके यहाँ पे इसका उपसर्ग निकालना होगा। आगे देखते हैं अपने कितने हो गए अंग नी अधि अपि अति शु और उत। आगे देखेंगे अभी, उपसर्ग क्या है अभी। अभी का मतलब है पास से, पास से। इसके शब्द हो सकते अभ्यागत, यहाँ भी संधि हुई है अभ्यागत, अभी साप। ठीक है, या फिर अभ्युदय, अभ्युदय। संधि वाले शब्दों को आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे अभियान, अभियान। यहाँ संधि भी हो सकती है और बिना संधि के भी हो सकते हैं। तो अभी में यहाँ अभी प्लस आगा संधि की, अभी प्लस उदय संधि की, तो संधि के माध्यम से हम लोग उपसर्ग निकाल लेते हैं। जब तक संधि नहीं आती होगी तो उसका निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। और इसके आगे हम अव्यय पढ़ेंगे और अव्यय के बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। पूरी संधि बहुत अच्छे से आपका स्वर व्यंजन विसर्ग सभी आपको बताई जाएंगी अच्छे से। आगे देखेंगे प्रति। अगला उपसर्ग है प्रति और इसका मतलब होता और, जैसा कि ये तो आपको पता ही है। प्रति का मतलब क्या होता है और, जैसे लिखा हो प्रतिगमन, प्रतिगमन, प्रतिगमन। या फिर लिखा हो प्रत्यागमन, प्रत्यागमन। यहाँ संधि हो गई। ठीक है, या फिर लिखा हो, क्या लिखा हो प्रत्यक्ष लिखा हो, यहाँ संधि हो गई प्रत्यक्ष लिखा हो, प्रत्यारोप लिखा हो। इस तरह से शब्द आपके जो भी संधि के होते हैं इन्हीं में आपका उपसर्ग ज्यादा पूछा जाता है। तो आपने देखा प्रति में अभी संधि के शब्द हैं, अभी में उत में इस तरह के अपि आदि 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 शब्दों में संधि के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला देखेंगे जैसे कि परि, आपका वो क्या है उपसर्ग परि है और परि का मतलब होता चारों ओर। परि का क्या मतलब होता चारों ओर। ऐसा आपको पता है जैसा कि पर्यावरण में आप देख पाते हैं, किसमें देख पाते हैं पर्यावरण में। ठीक है, या फिर परि, दूसरा शब्द परिधान। ठीक है, परि, परि, परिजन, परिजन। इस तरह से शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं पर्यावरण, परिधान, परिजन आदि शब्द बन जाते हैं। तो परि प्रति अभी उत सु आदि देख लिया। आगे देखेंगे उप। अगला क्या देखेंगे उप उपसर्ग। अगला उपसर्ग उप, जो आप देख पा रहे उपसर्ग में भी आपका उप उपसर्ग है। तो यहाँ पे उप का मतलब समीप, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और यहाँ आप चाहें तो उपसर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर उप क्या लिख सकते हैं उपदेश लिख सकते हैं, उपदेश लिख सकते, उपकार। 11 आपके पहले वाली स्लाइड में लिखे थे और 11 यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह से जो आपके संधि विच्छेद वाले शब्द हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये ऐसे उपसर्ग देके ऐसे पूछा जाएगा कौन किस में आपका आती या आपकी, कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। सिर्फ 22 उपसर्ग तो होते हैं, इस 22 को आप कुछ ही संधि वाले होते हैं और कुछ तो आपको जैसे कि स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। या फिर इस तरह के शब्द देके अध्यात्म, अधिकृत, उन्नति, उज्जवल, उद्धार आदि में शब्द देके पूछा जा सकता है कौन सा उपसर्ग है। या फिर उपसर्ग क्या करता है नए शब्दों का निर्माण करता है, भाषा को चमत्कृत कर देता है, शुद्ध कर देता है, परिष्कृत कर देता है। ऐसे कुछ इनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला 1-2 प्रश्न और बताते हैं कि इसमें
कैसे एक दो प्रश्न हैं इस तरह से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपसे कहा जाए अगला प्रश्न, अध्यास्ते, अध्यास्ते, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, और ऑप्शन में आपकी वही जैसे कि ए ऑप्शन हो अध्य, या बी ऑप्शन हो अध, और सी ऑप्शन हो अधि। ठीक है, और डी में हो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करनी होगी, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ आपको अधि दिखाई देगा। जबकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आप वो सोचते हैं कि इसमें जो पहले शब्द है वही उपसर्ग होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको संधि विच्छेद करनी पड़ती है, तब उसका असली उपसर्ग जो होता है वो पता चलता है, निकलता है। तो यहाँ पे अध ना होके अधि उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि अगला शब्द हो सकता है पर्याय। क्या हो सकता है, पर्याय। तो यहाँ आप देख पा रहे पर्याय में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए परी और बी पय, सी पर्या, डी पर्य, इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि शब्द कैसा है। आपको मैंने बताया ऐसे शब्द मिले तो आपको संधि विच्छेद करनी होगी। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आय शब्द बनेगा। क्या बनेगा, परि प्लस आय। तो आपका शब्द क्या निकला उपसर्ग में, आपका शब्द निकला परि। तो इस तरह से शब्द होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, उसमें आपको संधि विच्छेद करनी होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, जैसा कि मैंने अभी लिख दिया था, तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो आपका इस तरह से सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला एक दो और देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, अगला 4 क्वेश्चन आपके हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन कहा जाए आपसे अन्वर्थक, अन्वर्थक में कौन सा उपसर्ग है। तो वही या तो ऑप्शन अन्य इस तरह से दिए जाएंगे, यहाँ आपको बिना ऑप्शन के बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपका अनु उपसर्ग होगा। क्यों, क्योंकि आपको संधि करनी पड़ेगी, अनु प्लस अर्थक, इस तरह से। ठीक है, और आगे देखेंगे कि 6वां, उच्चारण में अगर पूछा जाए, किसमें पूछा जाए, उच्चारण में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, उच्च बताएंगे क्या, उच्च नहीं बताएंगे। जैसा कि अभी उज्जवल आदि बताया था कि संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ जब संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द अलग होगा उत। क्या शब्द अलग होगा, उत। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होगा, उत हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ भी वही संधि का रूल होगा आपका। क्या हो जाएगा, प्रत्यय ना होके यहाँ पे संधि करेंगे, प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, प्रति। उच्चारण में उत, अन्वर्थक में अनु। ठीक है, अगला अभ्युदय। जैसा कि मैंने अभी लिखवाए थे, लेकिन एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। अभ्युदय ऐसा कुछ लिखा हो तो आपके अभि उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, क्या उपसर्ग हो जाता है, अभि उपसर्ग हो जाता है, अभि प्लस उदय। संधि क्या हो जाएगी, अभि प्लस उदय। ठीक है, अगला लिखा हो प्रत्युत्तर। क्या लिखा हो, प्रत्युत्तर। तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्यय दिखाई दे रहा, लेकिन उपसर्ग क्या है, प्रति। क्या उपसर्ग है, प्रति। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख दे रहे, जैसे कि लिखा हो, अभी मैंने शब्द लिखवाया था सूक्ति। तो यहाँ क्या करते बच्चे, क्या करते हैं, यहाँ पे सु उपसर्ग सही कर देते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, इस तरह से। जबकि यहाँ ऐसा उपसर्ग कोई होता ही नहीं संस्कृत में। तो यहाँ कौन सा सही होगा, आपका सु उपसर्ग सही होगा। लेकिन यहाँ उ ऊ मिलके बड़े हो गए, ये दीर्घ संधि हो गई, इसलिए यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा, लिखा इस तरह जाएगा, सु प्लस उक्ति मिला के सुक्ति, लेकिन उपसर्ग हमारा सु होगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
जो उपसर्ग की संज्ञा है, अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग की क्या संज्ञा होती है, उपसर्ग की क्या संज्ञा होती है, तो आप कहेंगे प्रादि या गतिक। क्या होती है? प्रादि या गतिक, प्रादि या गतिक संज्ञा होती है। जैसा कि ऐसा समास में लिखा है, लेकिन प्र आदि, ये कह रहे हैं कि प्र आदि जो भी शब्द धातु या फिर संज्ञा सर्वनाम से मिलके अर्थ बदल देते हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। ये पाणिनि का मतलब सूत्र था, ये पाणिनि की परिभाषा थी। तो आपने देखा कि उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कैसे कैसे इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उपसर्ग में भी क्या क्या शब्द मिले हुए हैं। इस तरह से आपका उपसर्ग जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग अव्यय पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। अभी आप लगातार बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी को नमः संस्कृता एक बार फिर से, और वीडियो को पूरा देखने के लिए